प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट से सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में यह कई बार पूछा जा चुका है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित बहुत सारे रिएक्शन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हेडिंग दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का अणु सूत्र जो है वो होता है H2SO4। ठीक है ना। इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में इसका उपयोग लार्ज स्केल पर होता है। बड़े पैमाने पर बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग उद्योग धंधों में किया जाता है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा, संपर्क विधि द्वारा इसका उत्पादन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा, कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा निम्नलिखित चरणों में होता है। ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं कि सल्फर या आयरन पायराइड को जला करके उसका रोस्टिंग करा करके और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। यानी सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है। सल्फर हो गया, इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। या आयरन पायराइड Fe2, इसको जलाएंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमको सल्फर को या आयरन पायराइड को जलाकर क्या प्राप्त कर लिए, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, जिसको उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी सेकेंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराकर SO3 प्राप्त करते हैं। देखिए की स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीकरण कराते हैं या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसको बैलेंस कर दिए। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड बने। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रोडक्शन कब ज्यादा होगा, इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणी है। देखिए उत्क्रमणी का साइन
दोनों से अभिक्रिया हो सकती है, और उष्मा निकल रही है तो उष्मादायी हो, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण उत्क्रमणीय भी है और उष्मादायी भी है। तो जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो और उष्मादायी हो तो यहाँ ला सातेलिए का नियम अप्लाई करके और देखेंगे कि ताप, दाब और सांद्रता की क्या परिस्थितियां रहेगी, क्या अनुकूल परिस्थिति रहेगी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनेगा, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनेगा तभी सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा बनेगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनने के लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां होगी, चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो यहां नोट करके लिखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अधिक उत्पादन के लिए ला सातेलिए के नियम के अनुसार निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां होंगी। ठीक है, देखिए कट नहीं ना रहा है। ठीक है, कट नहीं रहा है। देखिए क्या क्या, अब देखिए उष्मादायी अभिक्रिया है, उष्मादायी यदि अभिक्रिया हो और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मतलब कि SO3 ज्यादा बनाना है, अग्र अभिक्रिया को बढ़ावा देना है और उष्मादायी अभिक्रिया है तो निम्न ताप रखना होगा, यानी पहला कंडीशन होगा कि निम्न ताप रखना होगा, क्योंकि ताप, उष्मा तो अपने आप निकल रही है और ताप यदि बढ़ाएंगे, ताप कैसे बढ़ता है, तो जब उष्मा देते हैं उष्मा अपने आप निकल रही है, और यदि और अधिक उष्मा बढ़ाएंगे तो विपरीत अभिक्रिया बनने लगेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड टूटने लगेगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेकिन हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनाना है, इसलिए ताप को कम रखना होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दाब की क्या परिस्थिति होनी चाहिए, दाब निम्न रखेंगे कि उच्च रखेंगे। तो आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया गया है कि देखिए उत्पाद के मोल की संख्या कम है, उत्पाद के मोल की संख्या Mp 2 है और अभिकारक के मोल की संख्या 4 है। तो यदि Mp लेस देन Nr हो तो उच्च दाब रखते हैं, ये पहले भी आपको बताया गया है, और Np यदि ग्रेटर देन Nr हो तो निम्न दाब रखते हैं, ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है आप लोगों को पिछले वीडियोस में। यदि Np इक्वल टू Nr हो तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बताया जा चुका है। अब यहाँ उत्पाद के मोल की संख्या 2 है, Np 2 है, अभिकारक के मोल की संख्या 2 1 3 है, यानी Np लेस देन Nr है तो उच्च दाब यहाँ पर रखेंगे, उच्च दाब रखेंगे तो SO3 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, SO3 ज्यादा बनेगा। तीसरा कंडीशन, SO3 ज्यादा बनाना है तो SO2 और O2 की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, SO2 तथा O2 की सांद्रता बढ़ाना, ये सब हो गया फेवरेबल कंडीशंस। SO3 ज्यादा कैसे बने इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होगी, क्या क्या, तो पहला उष्मादायी प्रक्रिया है तो हमको निम्न ताप रखना होगा, दूसरा उच्च दाब रखना होगा, और तीसरा SO2 तथा O2 की सांद्रता क्या होगी, बढ़ाएंगे, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही SO3 ज्यादा बनते जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए SO3 कैसे बनाएंगे। तो अभी हम लोग 2 स्टेप देखें। पहले स्टेप में क्या किए कि सल्फर या आयरन पैराइड को जला करके SO2 बनाए, दूसरे स्टेप में SO2 का ऑक्सीकरण कराकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसको नाम देते हैं उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, तो उत्प्रेरक V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराकर SO3 बनाए। अब देखिए क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में SO3
से ओलियम बनाना, SO3 से ओलियम बनाना। SO3 को क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल से थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उसमें प्रवाहित करते हैं तो ओलियम प्राप्त होता है। SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित कर ओलियम बनाते हैं। देखिए SO3 हो गया, H2SO4 हो गया, यह हो गया H2S2O7, इसका नाम है ओलियम, या इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ये पूछा गया बोर्ड की परीक्षा में कि ओलियम है, फार्मूला देता है H2SO4, H2S2O7, इस तरह से 3-4 फार्मूला दे देगा। तो ओलियम का फार्मूला क्या हो गया? H2S2O7, या इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। अब जब ओलियम प्राप्त हो गया तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ओलियम का तनुकरण, ओलियम में जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। जिस सांद्रता का हमको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसमें मिला देते हैं जल, और जल मिला करके H2SO4 ये हमारा प्राप्त हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बैलेंस भी है। तो 4 स्टेप में संपर्क विधि द्वारा, कंटेक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या हुआ कि सल्फर या आयरन पायराइड को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। दूसरे स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराए, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए। तीसरे स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित करके, थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर प्रवाहित करके ओलियम बनाते हैं, जिसका फार्मूला H2S2O7 होता है। और ओलियम में इच्छा अनुसार जल मिलाकर जिस सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए उसके हिसाब से जल मिलाकर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? H2SO4 प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। पहला देखिए, शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है रंगहीन होता है, लेकिन अशुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल हल्का पीला रंग का होता है। यह गाढ़ा द्रव है, यह जल में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। यह जल में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, किसी भी अनुपात में जल में मिला सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लेबोरेटरी में यदि एसिड में वाटर मिलाना हो तो कैसे मिलाते हैं? एसिड लेकर के वाटर मिलाएंगे कि वाटर में एसिड मिलाएंगे? तो वाटर में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाया जाता है दीवार के साथ, इसको ध्यान रखना है। यदि एसिड लेकर के उसमें वाटर डालिएगा तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है जो डेंजरस हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि वाटर में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाते हैं। यहां लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने के लिए यानी जल मिलाने के लिए जल में ड्रॉप वाइज एसिड सावधानी पूर्वक मिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, सावधानी पूर्वक मिलाते हैं।
ठीक है। अम्ल में जल मिलाना उष्मादायी तथा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जल, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करना है तो जल में ड्रॉप वाइज अम्ल मिलाएंगे सावधानी पूर्वक। ठीक है ना। परख नली है तो परख नली में ड्रॉप वाइज उसकी दीवार के सहारे अम्ल मिलाएंगे। यदि अम्ल में जल मिलाएंगे तो क्या होगा कि वो उष्मादायी होगा और खतरनाक हो सकता है, मुंह वगैरह हाथ वगैरह जला सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि तनु करने के लिए जल में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाते हैं। तो ये हम लोग भौतिक गुण देखे। अब देखिए रासायनिक गुण सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। पहला देखिए अम्लीय गुण। सभी लोग जानते हैं आप लोग कि यह एक प्रबल अम्ल है, यह एक प्रबल द्विभाषमिक अम्ल है। द्विभाषमिक का मतलब कि इसकी भाषमिकता कितनी होगी? 2 होगी, यानी 2 H+ आयन देता है। यह कैसे वियोजित होता है जरा देखिए। H2SO4 जो है यह जलीय विलयन में जल में HSO4- प्लस H3O+ पहले इस तरह से वियोजित होता है। इसका जो Ka का वैल्यू है यह 10 से अधिक होता है और फिर यह HSO4- जो है यह पुनः वियोजित होकर के SO4-2 प्लस H3O+। इसका Ka का वैल्यू जो है 1.2 × 10⁻² के करीब होता है। क्लियर? यानी 2 तरह से यह वियोजित होता है। एक ये बाइसल्फेट आयन, इसका नाम है बाइसल्फेट आयन और यह हो गया सल्फेट आयन। 2 तरह से वियोजित होता है, बाइसल्फेट आयन में और सल्फेट आयन में। Ka का वैल्यू कितना ज्यादा है? इसका 10 से अधिक है और इसका 10⁻² के करीब है, यानी इससे 1000 गुना इसका Ka का वैल्यू है। और Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होता है किसी भी, ये बहुत अधिक है, 10 से अधिक होना, यानी Ka का वैल्यू बहुत अधिक माना जाता है अम्ल के लिए। और अम्ल के लिए Ka का वैल्यू जितना अधिक, Ka यहाँ पर अम्ल वियोजन स्थिरांक है, अम्ल वियोजन स्थिरांक जितना अधिक होता है उतना ही अम्ल प्रबल होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि Ka का वैल्यू, Ka का मान जितना अधिक होता है अम्ल उतना ही प्रबल होता है, उतना ही प्रबल होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, आसानी से पढ़ेंगे कभी भी तो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। Ka का वैल्यू इसका 10 से अधिक, जो बहुत अधिक माना जाता है, और अधिक किसी भी अम्ल के लिए Ka का वैल्यू जितना अधिक होगा वह अम्ल उतना ही प्रबल अम्ल होगा। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। तो 2 तरह का आयन ही दे रहा है, इसलिए 2 प्रकार के लवण का निर्माण करता है। यह भस्म के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रकार के लवण का निर्माण करता है। कौन कौन? तो देखिए, पहला बाइसल्फेट आयन यहां पर मिल रहा है, तो बाइसल्फेट यानी यह अम्लीय सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि बाइसल्फेट में HSO4- है, H+ भी आ रहा है, इसलिए अम्लीय सल्फेट कहलाएगा। और दूसरा जो होगा नॉर्मल सल्फेट, सामान्य सल्फेट। जिस सल्फेट लवण में HSO4- होगा वह अम्लीय सल्फेट कहलाएगा, और जिसमें SO4- होगा वह सामान्य सल्फेट कहलाएगा।
देखते हैं एग्जाम्पल इसका, नोट करते जाइए इसको। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया कराएं NaHSO4 H2, ये भी बन सकता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया कराने पर ये भी बन सकता है Na2SO4 H2। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Na2SO4 हो गया, 2H2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर NaHSO4। ठीक है। अब यहाँ पर HSO4 माइनस हो गया, यह हो जाएगा अम्लीय सल्फेट, अम्लीय सल्फेट। ठीक है, और ये हो गया सामान्य सल्फेट, सामान्य सल्फेट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ OH माइनस जो है, देखिए OH है, यहाँ 2H है, तो एक OH एक ही H को उदासीन कर रहा है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसमें OH और H एक दूसरे को उदासीन करके जल बनाते हैं। तो यहाँ एक OH है और 2H है, एक OH है 2H है, तो एक OH एक ही H को उदासीन करेगा, बाकी एक H प्लस रह जाएगा, और H प्लस रह जाने के चलते यह अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, यह सामान्य सल्फेट हो गया। तो दो तरह का सल्फेट बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक अम्लीय सल्फेट जो HSO4 बाइसल्फेट, इसको सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं, और एक हो गया सामान्य सल्फेट। तो ये हम लोग देखें अम्लीय गुण इसका। दूसरा देखते हैं निर्जलीकारक गुण। निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग नेचर। निर्जलीकारक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गुण होता है कि यह दूसरे पदार्थों से नमी को अवशोषित कर लेता है, और जो पदार्थ दूसरे पदार्थ से नमी को या जल को अवशोषित करे वैसे पदार्थ को कहते हैं निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो लिखते हैं यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरे पदार्थों से नमी को अवशोषित करता है, अतः यह प्रबल निर्जलीकारक है, यह प्रबल निर्जलीकारक है। ठीक है, जैसे देखिए ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सबका जब हम लोग प्रयोगशाला में उत्पादन करते हैं और गैस जब बनता है तो उसमें यदि नमी रह जाए तो क्या करते हैं कि नमी को हटाने के लिए, गैस को शुष्क बनाने के लिए, ड्राई बनाने के लिए उस गैस के वाष्प को हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित करते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उस गैस में से नमी को अवशोषित कर लेता है और उसको ड्राई कर लेता है। तो देखिए कितना अच्छा यह निर्जलीकारक है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे गैस में यदि नमी रह गई है प्रयोगशाला में बनाने के दौरान, तो उसके वाष्प को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब प्रवाहित करते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें से नमी को अवशोषित कर लेता है और उसको शुष्क बना देता है, ड्राई बना देता है। यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन इत्यादि गैसों को शुष्क करने के लिए इन्हें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। देखिए शुगर जो होता है C12H22O11 सुक्रोज, शुगर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब प्रवाहित करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल शुगर में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जल को अवशोषित करके उसको काला बना देता है, कार्बन से बच जाता है और चीनी के जलने की गंध उसमें से आती है। इसको चेयरिंग ऑफ शुगर कहा जाता है। लिख देते हैं चीनी से यह
जल को अवशोषित कर काला कार्बन देता है, इसे शेयरिंग ऑफ शुगर कहते हैं। देखिए चीनी हो गया C12, H22, O11, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें से जल को अवशोषित कर लेगा, 11H2O इसमें से निकाल लेगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ कार्बन बच जाता है ब्लैक कलर का। ठीक है ना, इसमें से चीनी का जलने का गंध आता है, स्मेल आता है, इसको कहा जाता है चेयरिंग ऑफ शुगर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं लवण के साथ अभिक्रिया, या लवण के साथ अभिक्रिया करके संगत अम्ल का निर्माण करता है। जैसे देखिए कैल्शियम फ्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो CaSO4+, अब इसमें एनायन है फ्लोराइड, इसलिए इसका संगत अम्ल यानी क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसी तरह यदि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का संगत अम्ल क्या होगा, HCl बन जाएगा, तो बन जाएगा NaHSO4 प्लस HCl। उसी तरह यदि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराया जाए तो नाइट्रेट NO3 है, तो NO3 का संगत अम्ल क्या होगा, HNO3, तो HNO3 बन जाएगा KHSO4 प्लस HNO3। तो इस तरह से लवण के साथ अभिक्रिया करके देखिए संगत अम्ल, यहाँ F है तो HF बन गया, Cl है तो HCl बन गया, NO3 है तो HNO3 यानी संगत अम्ल का निर्माण करता है। अब देखते हैं ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। यह अनेक धातु तथा अधातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। जैसे देखिए यह कॉपर को कॉपर सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए कॉपर का रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल CuSO4 प्लस ASO2 प्लस H2O बैलेंस कर देते हैं। देखिए कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 है और यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो 0 से +2 हो रहा है तो बढ़ रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका ऑक्सीकरण कौन करा रहा है, H2SO4 करा रहा है, इसलिए H2SO4 क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। दूसरी ओर देख सकते हैं कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, SO2 में सल्फर का +4 होता है। तो सल्फर का +6 से +4 हो रहा है, मतलब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अवकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दें और स्वयं अवकृत हो जाए। यहाँ H2SO4 कॉपर को ऑक्सीकृत कर रहा है कॉपर सल्फेट में, देखिए कॉपर का 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन H2SO4 स्वयं क्या हो रहा है, तो स्वयं अवकृत हो रहा है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है,
SO2 में सल्फर का प्लस हो रहा है, +6 से प्लस हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, मतलब इसका अवकरण हो रहा है। तो यहाँ पर H2SO4 ऑक्सीकारक हो गया क्योंकि दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है और स्वयं अवकृत हो रहा है। और कुछ रिएक्शन देखते हैं। यह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए कार्बन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल CO2 प्लस SO2 प्लस H2 बैलेंस कर देते हैं। 2H2 हो गया, 2SO2 हो गया, ऑक्सीजन 2 4 6 2 8 हो गया, 4 दूनिया, ठीक है। यहाँ भी देखिए कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 0 और कार्बन का यहाँ पर +4, तो कार्बन का 0 से +4 और ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह कार्बन को ऑक्सीकृत कर दे रहा है और स्वयं अवकृत हो रहा है H2SO4 से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह यह सल्फर को SO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर हो गया, H2SO4 से रिएक्शन होगा SO2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। यहां पर हम कर देते हैं 2, तो 4 हो गया, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 करना होगा, तो सल्फर यहाँ पर हो गया 3, 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 1 3 सल्फर हो गया और 2H2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें इसका ऑक्सीकारक गुण, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। पहला पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करने में, अपमार्जक उद्योग में, अपमार्जक डिटर्जेंट जो होता है, साबुन, डिटर्जेंट, पाउडर जो होता है, सर्फ वगैरह, उसको बनाने में, लेड संचायक बैटरी में, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड संचायक बैटरी के बारे में पढ़े हैं, उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बहुत यूज होता है, प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल अनेक यौगिकों के उत्पादन में और सल्फेट लवणों के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा करके और सल्फेट लवण का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पिछले लेक्चर में जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर, और आज की वीडियो पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। तो ये पिछले लेक्चर P ब्लॉक 29 का आंसर है, और ये आज का जो लेक्चर है सल्फ्यूरिक अम्ल P ब्लॉक 30, इस पर आधारित ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग, ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, इसका नंबरिंग हम कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना करके जरूर डालेंगे। थैंक यू।